हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई सीरीज़ तेरा छलावा, जिसमें 5 स्टोरीज हैं। तो चलिए एक के बाद एक स्टोरी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हमारी पहली कहानी स्टार्ट होती है अनुराग और गौरी से, जो कि हस्बैंड वाइफ है। अब एक दिन जब गौरी कहीं बाहर से आती है तो देखती है कि अनुराग ज़मीन पर पड़ा हुआ था। एक्चुअली अनुराग पूरे नशे में धुत था। अब गौरी किस तरह से उसे होश में लाती है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनुराग को शराब की बहुत ही बुरी लत है। साथ ही उसे जुआ खेलने की भी आदत थी और इसकी वजह से उसने अभी तक काफ़ी सारे पैसे उड़ा दिए थे, जिसकी वजह से उसके ऊपर काफ़ी सारा उधार हो गया था। अब गौरी अनुराग के इस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा तंग आ गई थी और वो उसे कहती है कि आखिर तुम ऐसा कब तक करोगे, जिस पर अनुराग कहता है कि वो जल्दी ये सब करना बंद कर देगा। जिसके बाद गौरी अनुराग से पूछती है कि आखिर उसने गौरी के अकाउंट से 5 लाख रुपए क्यों निकाले। तो अनुराग कहता है कि वो चिंता ना करे, उसने वो पैसे बेटिंग में लगाने के लिए नहीं निकाले। वो गौरी से कहता है कि वो एनिवर्सरी को गौरी को सरप्राइज देना चाहता है और इसी वजह से उसने वो पैसे लिए थे। इसलिए वो गौरी से कहता है कि वो चिंता ना करे, उसे एक बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा। जो सुनकर गौरी काफ़ी खुश होती है और अनुराग को गले लगाती है। अब दूसरे दिन अनुराग अपने एनिवर्सरी पार्टी की सारी जिम्मेदारी अपने दोस्त सुजीत को देता है, जो कि गौरी का भी काफ़ी अच्छा दोस्त है। जिसके बाद अनुराग देखता है कि उसके घर के बाहर एक कार खड़ी थी और वो तुरंत वहाँ पर जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एक्चुअली वो शाहना नाम की लड़की थी, जो कि अनुराग की गर्लफ्रेंड है और अनुराग का शाहना के साथ काफ़ी टाइम से अफेयर चल रहा है। अब शाहना अनुराग से कहती है कि वो जो भी कर रहा है वो जल्दी से करे और उसके पास आ जाए, नहीं तो वो सबको बता देगी कि उन दोनों का अफेयर है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनुराग एक्चुअली गौरी को मारने का प्लान कर रहा है, ताकि वो गौरी की सारी दौलत हासिल कर सके और शाहना के साथ शादी कर सके। जिसके बाद अनुराग गौरी को शहर से दूर एक होटल में लेकर जाता है, जहाँ पर उनके एनिवर्सरी की पार्टी थी। अब पार्टी रात में थी, तो वही गौरी ये सब तैयारी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब वहाँ पर शाहना भी आती है, ताकि वो अनुराग को याद दिला सके कि उसे जल्द से जल्द गौरी को ख़त्म करना है। अब अनुराग शाहना से मिलता है, जिसके बाद वो गौरी के पास जाता है। तो गौरी अनुराग को शराब की बॉटल गिफ्ट करती है, जो देखकर अनुराग काफ़ी खुश था, क्योंकि शराब उसकी कमज़ोरी थी। अब वो वहाँ पर ड्रिंक करना शुरू कर देता है और शाम तक सारी बॉटल ख़त्म कर देता है। जिसके बाद शाम को वो गौरी को कहता है कि वो तैयार हो जाए। अब गौरी जब बाथरूम में जाती है तो अनुराग उसके ऊपर हमला करता है और उसे बेहोश करके शॉवर के नीचे खड़ा करने की कोशिश करता है, ताकि सबको ऐसा लगे कि गौरी पैर फिसल कर वहाँ पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन गौरी अनुराग को धक्का देती है और अनुराग नशे में होने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद गौरी उसे भी शॉवर के नीचे खड़ा करती है, ताकि वो सांस ना ले सके, और अनुराग की वहाँ पर मौत हो जाती है। जिसके बाद गौरी पार्टी में आती है और सबसे यही कहती है कि अनुराग नहाने गया है, कुछ टाइम बाद आ जाएगा। जिसके बाद गौरी के एक फ्रेंड अनुराग को बुलाने चाहती है, तो वो अनुराग की लाश वहाँ पर देखती है। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर आते हैं और सबको ऐसे ही लगता है कि अनुराग नशे में बाथरूम गया था और वहाँ पर गिरकर उसकी डेथ हो गई। जिसके बाद अनुराग का अंतिम संस्कार होता है और गौरी वापस आ जाती है। तो सुजीत उसे अनुराग का मोबाइल देता है और कहता है कि इसे संभाल कर रखना। और यहाँ पर हमें असली स्टोरी पता चलती है। एक्चुअली जब अनुराग शाहना से मिलने गया था, तो वो अपना मोबाइल बाहर ही भूल कर गया था और तब सुजीत ने उसके मैसेजेस पढ़ लिए थे, जिसमें शाहना ने उसे मैसेज किया था कि उसने गौरी को मारा या नहीं। और ये देखने के बाद उसने गौरी को वो मैसेजेस दिखा दिए। एक्चुअली सुजीत और गौरी का भी अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में अनुराग को कुछ भी पता नहीं था। अब जब गौरी को पता चला कि अनुराग उसे मारना चाहता है, तो उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही अनुराग को मारेगी, और इसी वजह से उसने अनुराग को शराब पिलाई और उसे बाथरूम में लेकर गई, जहाँ पर उसने ऐसा दिखाया कि एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई। अब अनुराग को मारने के बाद जब गौरी पार्टी में आई, तो शाहीन अनुराग के रूम में गई थी और वहाँ पर अनुराग की बॉडी देखकर वो तुरंत वहाँ से भाग निकली। तो वही पुलिस ने यह सब कुछ सीसीटीवी में देख लिया था और इसीलिए उन्हें लगता है कि शाहीन ने अनुराग का मर्डर किया है, इसलिए वो लोग शाहीन को अरेस्ट कर लेते हैं। और इस तरह से गौरी मर्डर करने के बाद भी बच जाती है। वो सुजीत से कहती है कि वो कभी उसे धोखा ना दे, क्योंकि वो पहले ही एक मर्डर कर चुकी है और अगर सुजीत ने उसे धोखा दिया तो वो उसे भी मार देगी। ये बोलकर वो स्माइल करने लगती है और इसी के साथ हमारी पहली स्टोरी एंड हो जाती है। अब दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है चरण नाम के एक राइटर से, जो एक नॉवेल लिखने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। एक्चुअली शरण को अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती, उसे हमेशा ऐसा लगता कि कोई पानी में डूब रहा है और यही सोचने की वजह से वो अपनी नॉवेल नहीं लिख पा रहा था। तो वही हम अंजलि को देखते हैं, जो शरण की बचपन की दोस्त है और वो शरण से बहुत प्यार करती है, लेकिन शरण उसे बिल्कुल भी ढास नहीं डालता। लेकिन फिर भी अंजलि शरण से बहुत ज़्यादा प्यार करती है।
अब शरण की माँ अंजलि से कहती है कि उनका बेटा उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, लेकिन वो चाहती थी कि अंजलि और शरण की शादी हो जाए। इसलिए वो अंजलि से कहती है कि वो दिल के साथ साथ दिमाग का भी यूज़ करे, क्योंकि प्यार में सब कुछ जायज़ है, और कुछ ऐसा करे जिससे शरण उसे चाहने लगे। अब अंजलि यही सोचने लगती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे शरण उसे पसंद करने लगे। जिसके बाद वो रोज़ की तरह आज शरण की मदद करने लगती है, जैसे कि उसके बिहाफ पर पब्लिशर से बात करना और उसकी स्क्रिप्ट को एडिट करना। और ऐसा करते हुए अंजलि शरण की नई कहानी पढ़ने लगती है, जो कि सलोनी नाम की लड़की पर थी। एक्चुअली सलोनी के पेरेंट्स की भोपाल गैस ट्रेजेडी में डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो काफ़ी अकेली हो गई थी। लेकिन एक दिन एक लड़के अमर ने उससे लिफ्ट मांगी। अब अमर एक नॉवेल राइटर था और उसके हाथ में उसकी नॉवेल थी। अब सलोनी लिफ्ट के बदले अमर से उसकी नॉवेल पर ऑटोग्राफ लेती है। उसे अमर की नॉवेल काफ़ी पसंद आती है और इस तरह से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद जल्दी उन दोनों को प्यार भी हो जाता है। जिसके बाद सलोनी अमर को अपनी कहानियाँ दिखाने लगती है। एक्चुअली सलोनी को भी लिखना बहुत पसंद था और उसकी एक कहानी थी जलपरी। अब अमर जब जलपरी की कहानी पढ़ता है तो उसे सलोनी से काफ़ी जलन होती है। अब इसके आगे शरण ने क्या लिखा था यह अंजलि को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो शरण से कहती है कि वो इस कहानी को ऐसे जलन वाले एंगल से आगे बढ़ाए। जिसके बाद शरण जैसा जैसा बोलता है अंजलि वैसी कहानी लिखती रहती है और लास्ट में शरण इस कहानी को एक हैप्पी एंडिंग दे देता है। अब बुक कंप्लीट हो जाती है और अंजलि को असली कहानी पता चलती है। एक्चुअली ये कहानी अमर और सलोनी की नहीं बल्कि शरण और सलोनी की थी। एक साल पहले जब शरण की एक बुक हिट हो गई थी, तभी उसकी मुलाकात सलोनी से हुई और धीरे धीरे करके उनकी दोस्ती हुई, उसके बाद प्यार। लेकिन जब शरण को पता चला कि सलोनी भी काफ़ी अच्छा लिखती है, तो उसने उसकी जलपरी की कहानी पढ़ी और उसे सलोनी से जलन होने लगी। अब शरण चाहता था कि सलोनी की कहानी वो अपने नाम से पब्लिश कर सके और इसी वजह से उसने सलोनी को पानी में डुबाकर मार दिया। जब अंजलि ने सलोनी की वो जलपरी वाली कहानी पढ़ी तो वो सारी सच्चाई जान गई थी और वो उस बुक को अपने पास रखती है एज ए सबूत के तौर पर। जिसके बाद वो शरण से कहती है कि शरण को उसके साथ शादी करनी होगी, नहीं तो वो सबको बता देगी कि शरण ने क्या किया था। जो सुनकर शरण काफ़ी शॉक था और वो सोचता है कि क्यों ना वो अंजलि को भी ख़त्म कर दे। लेकिन अंजलि कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो माँ से मिलकर शरण से मिलने के लिए आई है, तो अगर उसे कुछ भी हुआ तो सारा शक शरण के ऊपर ही जाएगा। इसलिए वो शरण से कहती है कि वो उसके इस पाप के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी, लेकिन शरण को उसके साथ शादी करनी होगी। अब शरण के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो इसके लिए मान जाता है। तो वही अंजलि काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि प्यार में सब जायज़ होता है और इस तरह से आखिरकार उसने शरण को हासिल कर ही लिया था। और यहीं पर हमारी दूसरी स्टोरी एंड होती है, जिसके बाद तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है अरमान से, जो रात को अपने घर आता है तो देखता है कि वहाँ पर उसकी वाइफ अर्चिता की डेथ हो गई थी। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेट करने लगती है, जहाँ पर अर्चिता के भाई सिद्धार्थ का कहना था कि अरमान ने अर्चिता को मारा होगा। लेकिन पुलिस वाले देखते हैं कि अर्चिता तो सीढ़ियों से गिरी थी और जब वो गिरी थी तब अरमान भी घर पर नहीं था। इसका मतलब यही था कि अर्चिता की डेथ एक्सीडेंटल थी। जिसके बाद पुलिस तफ्तीश करने लगती है तो उन्हें पता चलता है कि अर्चिता अरमान से नफरत करती थी, क्योंकि अरमान ने अर्चिता की फ्रेंड राधिका से अफेयर किया था। जिसके बारे में जब अर्चिता को पता चला तो वो काफ़ी गुस्सा हो गई। अब ये सब सुनने के बाद अरमान कहता है कि जब अर्चिता को उनके अफेयर का पता चला और वो काफ़ी गुस्सा हो गई, तब अरमान को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसलिए उसने सबके सामने अर्चिता से माफ़ी भी मांगी थी और राधिका से अपना रिलेशन ख़त्म कर दिया। लेकिन शायद अर्चिता ने उसे माफ़ नहीं किया था। साथ ही हमें पता चलता है कि अर्चिता तभी प्रेग्नेंट थी। अरमान बताता है कि कल भी जब वो पार्टी में जा रहा था तो वो अर्चिता को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन अर्चिता ने मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पर राधिका भी आने वाली थी। इसलिए वो अरमान के साथ लड़ने लगी कि वो उसके साथ नहीं आएगी। जिसके बाद अरमान अकेला ही पार्टी में चला गया। अब आगे और पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि सिद्धार्थ के एक बिजनेस डील से अर्चिता खुश नहीं थी और अर्चिता की मौत का सबसे ज़्यादा फायदा सिद्धार्थ को ही होने वाला था। और जिस रात अर्चिता की मौत हुई थी तो सिद्धार्थ भी उसे मिलने आया था और उन दोनों की इसी बिजनेस डील के ऊपर बहस हुई थी। जिसके बाद अर्चिता का मूड काफ़ी ज़्यादा खराब था। साथ ही अर्चिता के सास ससुर बताते हैं कि अरमान अर्चिता से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से वो अर्चिता का बहुत ख्याल रखता। अर्चिता के कहने पर उसने राधिका से भी दूरी बना ली थी। जिसके बाद अरमान जब पार्टी में गया था तो वहाँ से भी उसने अर्चिता को कॉल किया था कि उसने खाना खाया या नहीं, लेकिन अर्चिता ने उससे ठीक से बात नहीं की थी, क्योंकि उसका और सिद्धार्थ का जो झगड़ा हुआ था उसकी वजह से अर्चिता का मूड काफ़ी ख़राब था। जिसके बाद अरमान ने अर्चिता को 2 बार मोबाइल पर और 1 बार लैंडलाइन पर भी कॉल किया था, लेकिन अर्चिता कॉल रिसीव नहीं कर रही थी
और वो जब घर पर आया तो अर्चिता की डेथ हो गई थी। अब ये सब देखने के बाद पुलिस वालों को सिद्धार्थ पर ही शक होता है कि शायद सिद्धार्थ ने ही अर्चिता को मारा है, इसलिए वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली अर्चिता को मारने वाला सिद्धार्थ नहीं बल्कि अरमान ही था। अरमान ने अपने स्टेयर्स पर रस्सी लगाई थी और स्टेयर्स के पास जो लाइट थी उसे खराब कर दिया था, जिसके बाद उसने जानबूझकर लैंडलाइन पर कॉल किया क्योंकि लैंडलाइन नीचे था। अब अर्चिता जब लैंडलाइन को रिसीव करने के लिए नीचे आ रही थी तो अंधेरा होने की वजह से उसका रस्सी पर ध्यान नहीं गया और वो सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई और उसकी मौत हो गई। एक्चुअली अरमान ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे पता चला था कि अर्चिता भी उसे धोखा दे रही थी। एक्चुअली अरमान कभी भी पिता नहीं बन सकता था, तो फिर अर्चिता प्रेग्नेंट कैसे हुई? अब अरमान समझ गया था कि अर्चिता उसे धोखा दे रही थी और इसी वजह से उसने अर्चिता को मार दिया था। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। अब हमारी चौथी स्टोरी स्टार्ट होती है एक सिराज नाम के अनाथ लड़के से। एक्चुअली सिराज एक मोहल्ले में रहता है और मोहल्ले के लोगों के छोटे मोटे काम करता रहता है। इसी तरह से उसके दिन गुजर रहे थे। अब उसी मोहल्ले में एक रेहाना नाम की लड़की रहती है जो कि कॉलकल है। साथ ही उसी मोहल्ले में रितु और ऋषभ नाम का भी एक कपल है। लेकिन ऋषभ रात को छिपकर रेहाना के पास आता है रातें गुजारने के लिए, क्योंकि रितु उसे अपने पास नहीं आने देती। रितु का कहना था कि जब तक ऋषभ उसके लिए नया घर नहीं लेता वो उसके आसपास भी नहीं आ सकता, और इसी वजह से ऋषभ रेहाना के पास जाता। तो वही सीरज जब रेहाना को पहली बार देखता है तभी से वो रेहाना को पसंद करने लगा था। अब आज जब रेहाना अपना काम करके अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो वो नशे में पूरी तरह से धुत थी और उसके हाथ से उसके कमरे की चाबी गिर जाती है, जिसे सीरज उठाता है। तो रेहाना उसे कहती है कि अगर उसने चाबी उठा ही ली है तो वो लॉक भी ओपन करे, जिसके बाद सीरज लॉक ओपन करता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद वो देखता है कि ऋषभ फिर से छुप कर रेहाना के रूम में आता है। अब वो रात वहीं पर बिताता है, जो देखकर सिराज को काफ़ी बुरा लगता है। फिर सिराज सुबह देखता है कि ऋषभ रेहाना के रूम के बाहर कुछ पैसे और शराब की बोतल रखता है और वहाँ से निकल जाता है। अब सिराज रितु के घर में भी काम किया करता था, जिसकी वजह से रितु उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती। उसके लिए सिराज उसके बेटे जैसा था, इसलिए वो हमेशा उसका ख्याल रखती। अब दूसरे दिन फिर से सिराज रेहाना के लिए उसके रूम का दरवाज़ा ओपन करता है, जिसके बाद उसके लिए बाथरूम का नल भी चालू करता है, यहाँ तक कि उसे शराब भी देता है। ये सब देखकर रेहाना उससे पूछती है कि आखिर वो उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। तो सिराज कहता है कि रेहाना एक परी है और एक परी के लिए इतना करना तो बनता है, जो सुनकर रेहाना काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। एक्चुअली रेहाना भी सिराज को पसंद करने लगी थी और इसी वजह से वो रात दिन सिराज के साथ ही बिताना शुरू कर देती है। तो वही ऋषभ जब छुपकर रेहाना के रूम के पास आता तो अंदर से किसी और की आवाज़ आती और इसी वजह से वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ऋषभ फिर से रेहाना के रूम के बाहर एक लेटर, कुछ पैसे और शराब की बोतल रखता है, जिसे सीरज देख लेता है और वो आकर उस लेटर को पढ़ने लगता है, जिसमें ऋषभ ने लिखा था कि अगर रेहाना चाहे तो उससे और पैसे ले सकती है, लेकिन उसे वो अपने आप से दूर ना करे, नहीं तो या तो वो खुद को कुछ कर लेगा या फिर रेहाना के साथ अच्छा नहीं होगा। अब ये पढ़ने के बाद सिराज उस लेटर को अपने पास ही रख लेता है, जिसके बाद सिराज ऋषभ के घर जाता है और उसके घर से रितु का एक झुमका और ऋषभ का एक शर्ट चुरा लेता है। जिसके बाद वो रात को फिर से रेहाना के पास आता है तो देखता है कि रेहाना की तबीयत खराब हो रही थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिराज जो रेहाना को शराब पिला रहा था उसमें वो रोज़ पॉइजन मिलाकर उसे दे रहा था और इसी की वजह से रेहाना की तबीयत खराब हो रही थी। एक्चुअली सिराज की माँ भी ऐसा ही काम किया करती थी और जब वो बूढ़ी हो गई तो किसी ने भी उसे नहीं पूछा। उसकी माँ की मौत बहुत ही तड़प तड़प कर हो गई थी और सिराज नहीं चाहता था कि जिस रेहाना को वो परी समझता है उसके साथ भी ऐसा हो, और इसी वजह से उसने रेहाना को मारने का प्लान बनाया। उसने रोज रेहाना को थोड़ा थोड़ा पॉइजन दिया, जिसकी वजह से आज रेहाना की मौत हो जाती है। जिसके बाद सिराज रेहाना के रूम में ऋषभ का वो शर्ट रखता है जिसमें वो रितु का झुमका भी रखता है। साथ ही वो वहाँ पर ऋषभ ने जो रेहाना को लेटर लिखा था उसे भी रख देता है और वहाँ से निकल जाता है। अब काम वाली जब वहाँ पर आती है तो वो वहाँ पर ऋषभ का शर्ट, रितु का झुमका ये सब देखकर रितु को बता देती है। जिसके बाद रितु ऋषभ को लेकर जब रेहाना के रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे रेहाना की लाश दिखाई देती है। साथ ही वहाँ पर ऋषभ का लेटर भी था जिसमें उसने धमकी दी थी और ये सब देखने पर पुलिस को यकीन हो जाता है कि ऋषभ ने ही रेहाना को मारा होगा, इसलिए वो उसे अरेस्ट करके ले जाती है। तो वही सिरज रेहाना की कब्र खोदता है ताकि उसे दफन कर सके, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जन्नत जाने का रास्ता कब्र से होकर गुजरता है। और इसी के साथ हमारी फोर्थ स्टोरी एंड हो जाती है। अब हमारी पांचवी स्टोरी स्टार्ट होती है एक शास्त्रीय संगीतकार धीरेन्द्र शास्त्री से,
जो अपने आने वाले संगीत सम्मेलन में अपने बेटे को भी इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। अब वहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला था और वो चाहते थे कि उनका बेटा पुष्कर ही इस कंपटीशन को जीते। लेकिन साथ ही उन्हें ये भी डर था कि उनकी जो नौकरानी है जीनत, उसका भी एक बेटा है सलामत, और उन्हें डर था कि सलामत भी काफ़ी अच्छा सिंगिंग करता है। इसलिए उन्हें ये डर खाया जा रहा था कि कहीं सलामत इस कंपटीशन को ना जीत जाए। एक्चुअली जीनत के हस्बैंड शास्त्री जी के खास नौकर थे और एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद शास्त्री जी ने जीनत और उसके बेटे सलामत को अपने ही घर में रखा और अपने बेटे पुष्कर के साथ सलामत को भी सिंगिंग सिखाया। अब सलामत काफ़ी होनहार था, जिसकी वजह से उसका आवाज़ पुष्कर से भी काफ़ी अच्छा था, और इसी वजह से शास्त्री जी को डर था कि कहीं सलामत इस कंपटीशन को ना जीत जाए। तो वही शास्त्री जी की वाइफ कीर्ति भी यही चाहती थी कि उनका बेटा पुष्कर ही इस कंपटीशन को जीते। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली सलामत भी शास्त्री जी का ही बेटा है। एक्चुअली शास्त्री जी का और जीनत का अफेयर काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था। अब कंपटीशन की डेट नज़दीक आ रही थी और एक दिन सलामत के ऊपर झूमर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये देखकर जीनत पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन उसे पुष्कर के लिए कोई नफरत नहीं थी। वो तो चाहती थी कि पुष्कर इस कंपटीशन को जीतकर सलामत का सपना पूरा करे। जिसके बाद कंपटीशन होता है और पुष्कर कंपटीशन जीत जाता है, क्योंकि सलामत के अलावा कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि शास्त्री जी और जीनत के अफेयर के बारे में कीर्ति को पहले से सब कुछ पता था। उसे ये भी पता था कि शास्त्री जी ने उस झूमर की रस्सी को निकाला था ताकि वो सलामत को मार सके। एक्चुअली शास्त्री जी चाहते थे कि पुष्कर ही ये कंपटीशन जीते, क्योंकि उनका नाम पुष्कर के साथ जुड़ा हुआ था। अगर पुष्कर जीतेगा तो ही शास्त्री जी का नाम और ज़्यादा बढ़ेगा, और सलामत जीतेगा तो वो तो एक नौकरानी का बेटा है, तो इससे शास्त्री जी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसी वजह से उन्होंने सलामत को ख़त्म कर दिया ताकि उनकी विरासत, उनका नाम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। अब कीर्ति को ये सब कुछ पता था, साथ ही उसे ये भी पता था कि शास्त्री जी ने ही जीनत के हस्बैंड को मारा था, क्योंकि जीनत के हस्बैंड को पता चल गया था कि उनका जो बेटा है वो असल में शास्त्री जी का बेटा है, और वो शास्त्री जी का नाम खराब ना करे, इसलिए उन्होंने जीनत के हस्बैंड को मार दिया। अब कीर्ति शास्त्री जी से कहती है कि चाबुक भले उनके हाथ में हो, लेकिन वो यह हमेशा याद रखे कि लगाम उसके हाथ में है, इसलिए वो कंट्रोल में रहे। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है, साथ ही ये सीरीज़ भी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी तेरा छलावा सीरीज़ की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज़ की स्टोरीज़ और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।